गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने लास्ट क्लास में इन्वेस्टमेंट डिसीजन स्टार्ट किए थे, फिनेंसिंग डिसीजन स्टार्ट किए थे जो कि हमारे कवर हो चुके हैं। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद डिविडेंड डिसीजन। फिनेंशियल डिसीजन हमारे 3 टाइप के होते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड योर डिविडेंड डिसीजन एंड योर फिनेंसिंग डिसीजन, ये 3 टाइप के होते हैं हमारे फिनेंशियल डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट और फिनेंसिंग डिसीजन तो हम कर चुके हैं। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन क्या होता है कि डिविडेंड होता क्या है, जो शेयर्स पे रिटर्न दिया जाता है उसी को हम डिविडेंड बोलते हैं। तो अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देना है, अगर मैं बात करूं इक्विटी की और अगर मैं बात करूं प्रेफरेंस की, तो अगर मैं प्रेफरेंस की बात कर रही हूं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे तो हमें पता है कि वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसके आगे लिखा होता है 6% प्रेफरेंस शेयर्स, 8% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स। दैट मीन्स व्हाट? दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट पर्टिकुलर शेयर कैरी, दैट इज द रेट ऑफ डिविडेंड दैट पर्टिकुलर शेयर कैरी। दैट मीन्स कि उस पर उतना रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाएगा। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे भी दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर फिक्स नहीं होता है डिविडेंड। फिक्स कैसे नहीं होता है? क्यों फिक्स नहीं होता है? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपैरेटिवली ऑनर माना जाता है आपकी कंपनी का। तो उस केस में, जैसे मैं पहले भी बताती हूँ आपको हमेशा, कि जैसे घर में कोई फंक्शन होता है तो घर वाले सबसे लास्ट में खाना खाते हैं, पहले हम जो मेन गेस्ट हैं उनको निपटाते हैं, उसके बाद जो इधर उधर के रिलेटिव्स बुला रखे हैं फिर उनको निपटाते हैं, उसके बाद घर वाले खाना खाने बैठते हैं। ऐसे ही हमारा कंपनी में होता है। जो फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है, जो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, उस प्रॉफिट में सबसे पहले जो रिटर्न दिया जाएगा वो किसका दिया जाएगा? जो आपका इंटरेस्ट है, जैसे आपने कहीं बैंक से लोन ले रखा है या आपने डिवेंचर्स इशू कर रखे हैं, उन पे जो इंटरेस्ट बनता है अब वो पे करोगे। ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से सुनना इस पूरी सीरीज़ को जो मैं बता रही हूँ। मान लो कंपनी ने 100 रुपये प्रॉफिट कमाया है। अब 100 रुपये के प्रॉफिट में कंपनी ने क्या किया, कंपनी का हर साल का जो इंटरेस्ट बनता है वो 20 रुपीज़ का बनता है डिवेंचर्स पे। 100 रुपये में 20 रुपीज़ का हमने इंटरेस्ट पे कर दिया। ठीक है जी। बचे अब कितने हमारे पास? 80 रुपीज़। अब 80 रुपीज़ में मान लो जो टैक्स पे करना पड़ रहा है, जो गवर्नमेंट को टैक्स देना है, वो आपको देना पड़ रहा है मान लो 10% के हिसाब से। अब 80 रुपीज़ का 10% कितना हुआ? 8 रुपीज़। बचा कितना आपके पास? 80 माइनस 8, 72 रुपीज़। अब 72 रुपीज़, दिस इज योर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। ये आगे यूज़ होगा, पूरी कैलकुलेशन है इसकी, इसीलिए इसको ध्यान से समझना। 72 रुपीज़ इज योर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर इंटरेस्ट। ठीक है। उसके बाद उस 72 रुपीज़ में से आप अपना डिविडेंड दोगे अपने प्रेफरेंस शेयर्स का। मान लो वो आपने दे दिया 12 रुपीज़। ठीक है। तो उसके बाद आपका जो प्रॉफिट बचा वो कितना बचा? 72 माइनस 12, 60 रुपीज़। तो वो किसका हो जाएगा? सबसे लास्ट में जो बचेगा वो इक्विटी वालों को बचेगा। चाहे वो ज़्यादा बच रहा है, चाहे वो बहुत कम बच रहा है, चाहे वो अच्छा बच रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्विटी वालों को तब से सबसे लास्ट में ही मिलेगा। अब मान लो किसी साल कंपनी ने कमाया 50 रुपये, अब 50 रुपीज़ का प्रॉफिट है, जिसमें से 20 रुपीज़ तो मुझे ऑलरेडी इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो तो एनी हाउ देना है, चाहे आप प्रॉफिट कमा रहे हो चाहे आप लॉस कमा रहे हो, तो 20 रुपीज़ तो एनी हाउ देना है। तो उसके बाद 20 के बाद आपके पास कितना बचा? 30 रुपीज़। 30 में से लगा लो 10% आपने टैक्स दे दिया, 3 रुपीज़। ठीक है। उसके बाद कितना बचा? 27 रुपीज़। 27 में से मैंने आपको बोला पिछली बार भी हमने 12% प्रेफरेंस डिविडेंड दिया था, वही 12 रुपीज़ प्रेफरेंस डिविडेंड हमें फिर देना है क्योंकि ये तो फिक्स होता है। तो 27 माइनस 12, 15 रुपीज़ बचा। तो इस बार जहाँ पिछली बार आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स थे उनको 60 रुपीज़ मिले थे, इस बार उनको सिर्फ 15 रुपीज़ मिले हैं। इसमें से भी हो सकता है कि कंपनी को लग रहा है अभी तो लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या फिर प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई, सीधा आपका प्रॉफिट आधा हो गया। पिछले साल आपने 100 रुपीज़ कमाया था, इस बार आपने 50 रुपीज़ अर्न किया है। तो कंपनी को लग रहा है कि जी पूरा का पूरा 15 रुपये तो हम शेयर होल्डर्स को नहीं देंगे, कुछ ना कुछ हमें बचा कर रखना पड़ेगा आगे के लिए, कहीं और ज़रूरत हमें पड़ गई तो, मतलब इन केस कोई और गेस्ट आ गया उसको खिलाना पड़ गया, या पैसे कहीं और आपको इन्वेस्ट करने जिसके लिए आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस 15 रुपये में से कंपनी डिसाइड करेगी कि कितना अपने पास रखना है और कितना शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये जो डिसीजन है दैट इज़ योर डिविडेंड डिसीजन।
क्लियर है ये। प्रेफरेंस के केस में तो फिक्स ही होता है, तो वो तो उतना देना ही देना है, लेकिन इक्विटी के केस में डिसाइड करना होता है कितना देना है। अब पिछले साल जब कंपनी ने 60 रुपये कमाए थे, कंपनी को लगा कि उस टाइम पैसे की ज़रूरत नहीं थी, तो उन्होंने 60 का 60 शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन इस साल जब कंपनी ने जो बचा है प्रॉफिट, जो डिविडेंड बचा है, प्रॉफिट जो बचा है एक्चुअली वो 15 रुपीज़ बचा है। अब कंपनी को लग रहा है ये तो बहुत ज़्यादा हमारे प्रॉफिट से रिड्यूस होते जा रहे हैं। अब इस बार हम 15 रुपये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इस बार हम क्या करेंगे, फिर 5 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और 10 रुपीज़ अपने पास रख लेंगे एज ए रिटेन्ड अर्निंग। ये तो हमें पता है रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम अपने पास अलग से बचा कर रखते हैं, दैट इज कॉल्ड योर रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन की हुई अर्निंग, रिटेन किया हुआ प्रॉफिट, रिटेन प्रॉफिट्स और रिटेन्ड अर्निंग। तो डिविडेंड डिसीजन क्या है कि उस 15 रुपीज़ में से कंपनी को लग रहा है 50-50, 7 रुपीज़ हम अपने पास रख लेते हैं और 8 रुपीज़ जो है वो हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, ऐसा करके कोई भी डिसीजन जो कंपनी ले रही है, ऐसे कोई भी प्रोपोर्शन कैलकुलेट करके कि कितना अपने पास रखना है और कितना इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दिस डिसीजन इज कॉल्ड योर डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, ये सारी कहानी है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, डिविडेंड डिसीजन रिलेट्स टू हाउ मच ऑफ द कंपनीज आफ्टर टैक्स प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड हाउ मच ऑफ इट शुड बी रिटेन्ड इन द बिजनेस टू मीट इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, कि कितना अपने पास रखना है और कितना शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। दिस डिसीजन इज कॉल्ड योर डिविडेंड डिसीजन। नेक्स्ट इज डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। ये वो पोर्शन है आपके आफ्टर टैक्स प्रॉफिट का जो आप शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। ठीक है, अब वाइल द डिविडेंड कॉन्स्टिट्यूट द करंट इनकम, री इन्वेस्टमेंट एज रिटेन्ड अर्निंग इंक्रीजेज द फर्म्स फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी। अब डिविडेंड तो मेरी करंट इनकम है, अगर इसी को प्रॉफिट को ही अपने अगर आप रिटेन करके रख लोगे, तो रिटेन करने के बाद एक तरह से ये कह सकते हो कि रिटेन करके अगर अगली बार हम उसको फर्म में अपनी यूज़ करेंगे, कंपनी में यूज़ करेंगे, तो कंपनी के पास जो अर्निंग कैपेसिटी है वो उसकी बढ़ेगी, क्योंकि आप पैसा अपने पास बचा कर रख रहे हो। अगली बार आपके पास सफिशिएंट फंड्स होंगे तो आप ज़्यादा अच्छा काम कर पाओगे और ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर पाओगे और ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे, तो कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। द एक्सटेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द फिनेंसिंग डिसीजन ऑफ द फर्म। The extent of retained earning also influences the financing decision of the firm। कि आपकी retained earning कितनी होगी वो हमारे financing decision को भी इफेक्ट करती है। financing decision में हमने क्या पढ़ा था कि पैसा कहाँ से आपने लेकर आना है। अब कहाँ से लेकर आना है, तो सारा पैसा बाहर के लेने की बजाय जब मैं कुछ पैसा अपने पास ऑलरेडी अपने प्रॉफिट्स का पार्ट बचा कर रख रही हूँ, जब रिटेन्ड अर्निंग्स है मेरे पास, तो रिटेन्ड अर्निंग्स में से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंस द फर्म डज नॉट रिक्वायर फंड्स टू द एक्सटेंट ऑफ री इन्वेस्टमेंट रिटेन्ड अर्निंग्स, द डिसीजन रिगार्डिंग डिविडेंड शुड बी टेकन कीपिंग इन व्यू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। लेकिन डिविडेंड डिसीजन जब भी आपको लेना है, कीपिंग इन व्यू ऑब्जेक्टिव जो हमारा मेन होता है, दैट इज मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। कि शेयर होल्डर ने, जिस शेयर होल्डर ने मेरी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, अगर उसने 100 रुपये का शेयर खरीदा था मेरा, तो कितनी उसकी वेल्थ को मैं इंक्रीज कर रही हूँ। अब उसकी, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, हो सकता है कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में उतनी बढ़े, रेपुटेशन बढ़ेगी तो शेयर की डिमांड बढ़ेगी, शेयर की डिमांड बढ़ेगी तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपस में को रिलेटेड हैं, यही सारी चीज़ें हमने डिटेल में अब स्टडी करनी है। अब देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। नंबर 1, अमाउंट ऑफ अर्निंग। कंपनी की अर्निंग कैसी है, अब कंपनी 100 रुपये कमा रही है या 50 रुपये, उस पर भी तो डिपेंड करता है कि आपका डिविडेंड डिसीजन क्या होगा। डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ करंट एंड पास्ट अर्निंग्स। उसके बाद देयरफॉर अर्निंग इज अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द डिविडेंड डिसीजन। अर्निंग एक मेजर डिटर्मिनेंट होता है जो इफेक्ट करता है आपकी डिविडेंड डिसीजन को। नंबर 1 फैक्टर। नंबर 2 फैक्टर, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक बार तो हम 100 रुपये कमा रहे हैं और एक बार हम 50 रुपये कमा रहे हैं, बिल्कुल आप ये लगाओ कि आपका प्रॉफिट 50% से रिड्यूस हो रहा है, तो ये तो स्टेबिलिटी नहीं हुई आपके बिजनेस में।
थोड़ा बहुत भी हो कि जहाँ एक साल आपने 100 रुपये कमाए, अगले साल आपने 95 कमाए, आपने 90 कमाए, आपने 110 कमाए, वो तो चलेगा। लेकिन जहाँ आप 100 रुपये से सीधा आप 50% प्रॉफिट पे आ रहे हो, अगले साल 50 रुपीज़ पे आ रहे हो, तो डेफिनेटली मतलब स्टेबिलिटी नहीं है। तो इनकम में स्टेबिलिटी होना भी ज़रूरी है, वो भी हमारे डिविडेंड डिसीजन को इफ़ेक्ट करता है। कैसे इफ़ेक्ट करता है? अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो कंपनी में हैविंग स्टेबल अर्निंग कैन डिक्लेयर हायर डिविडेंड्स। जब हमें लगता है कि हमारी इनकम जो है वो स्टेबल है तो मैं हायर डिविडेंड्स डिक्लेयर कर सकती हूँ। जहाँ मुझे लगता है मेरी इनकम स्टेबल है ही नहीं, किसी साल मैं 100 रुपये कमा रही हूँ, किसी साल मैं सीधा ही हाफ पे आ जाती हूँ, 50 पे आ जाती हूँ, तो उस साल तो मुझे प्रॉफिट पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर स्टेबिलिटी मेरी इनकम में नहीं है तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट का पार्ट अपने पास बचा कर रखूँगी और शेयर होल्डर्स में कम बांटूंगी, क्योंकि मेरी इनकम में स्टेबिलिटी नहीं है। ध्यान से सुनना, अगर मेरी इनकम में स्टेबिलिटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इतने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मैं हर साल इतना तो कमा ही लेती हूँ, तो मैं डिविडेंड ज़्यादा भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरी इनकम में स्टेबिलिटी नहीं है तो मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तब मुझे देखना होगा कि कितना मुझे अपने पास बचा कर रखना है और कितना मुझे आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। Growth opportunities, companies having ample growth opportunities generally pay less dividend and retain more money out of their earnings to finance the required investment. जिनके पास ample growth opportunities available हैं वो क्या करती हैं? डिविडेंड कम देंगी, प्रॉफिट ज़्यादा अपने पास बचा कर रख लेंगी, मतलब रिटेन्ड अर्निंग ज़्यादा रख लेंगी और डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है तो हमें लगता है कि उसमें पैसा लगाया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें अगर पैसा लगाएंगे तो वो भी तो रिटर्न कहाँ पे आएगा? कंपनी के पास आएगा और शेयर होल्डर्स के पास आएगा। ठीक है। ऑन द कंट्रारी, कंपनीज विच डू नॉट हैव एनी ग्रोथ प्लान्स कैन पे हायर डिविडेंड। जब आपको लग रहा है कि आपका कोई ग्रोथ प्लान नहीं है अभी अगले 4-5 साल तक, तब आप डिविडेंड हाई डिक्लेयर कर सकते हो, तब आप ज़्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन। अब कैश फ्लो पोजीशन ही हम ऑलरेडी भी पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कि आपका कैश इनफ्लो क्या है और कैश आउटफ्लो क्या है, वो भी मैटर करता है आपके डिविडेंड डिसीजन में। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व एन आउटफ्लो ऑफ कैश। ऑफ कोर्स डिविडेंड दोगे तो कैश का आउटफ्लो तो होगा ही होगा। सो अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश इन द कंपनी इज नेसेसरी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। इनफ कैश होना ज़रूरी है कंपनी के पास डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। हाउएवर इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैश, कंपनी कैन डिक्लेयर नो और वेरी लो डिविडेंड। जब आपको लग रहा है आपके पास कैश नहीं है, प्रॉफिट तो है, आपने प्रॉफिट तो कमाए, लेकिन फिलहाल कैश अवेलेबल नहीं है, तो कैश जब अवेलेबल नहीं है तो कंपनी क्या करेगी? या तो डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करेगी या बहुत लेस डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। तो दैट डिपेंड्स ऑन योर कैश फ्लो पोजीशन एज वेल कि आपका डिविडेंड डिसीजन क्या होगा। नेक्स्ट इज शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। आपके शेयर होल्डर्स क्या प्रेफर करते हैं? इफ द शेयर होल्डर्स इन जनरल डिजायर दैट एटलीस्ट अ सर्टेन अमाउंट इज पेड एज डिविडेंड, द कंपनीज आर लाइकली टू डिक्लेयर द सेम। अगर हमारा शेयर होल्डर ऐसा है जो एक्सपेक्ट करता है कि एटलीस्ट इतना तो मिल जाए हर साल, बाकी ज़्यादा ना मिले, मिनिमम इतना रिटर्न मिलता रहे। देयर आर ऑलवेज सम शेयर होल्डर्स हु डिपेंड अपॉन अ रेगुलर इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। क्योंकि कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे भी होते हैं जो एक रेगुलर इनकम पे डिपेंड होते हैं कि जी मैंने अगर कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं तो वहीं से मेरे पास प्रॉफिट आता रहे और मेरा जो लिविंग है वो चलती रहे। वो अपनी उस इनकम पे डिपेंडेंट होते हैं, तो जो उस इनकम पे डिपेंडेंट होगा उसके लिए तो भैया डिविडेंड लेना प्रेफरेंस होगी। तो शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि उनको क्या लगता है कि ठीक है एक साल नहीं भी मिले कोई नहीं, इन्वेस्टमेंट ही है, अगले साल ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास और कोई सोर्स ऑफ अर्निंग ही नहीं है, उसने शेयर्स में ही इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो तो एक्सपेक्ट कर रहा है जी शेयर मिनिमम एटलीस्ट इतना रिटर्न तो मिलना ही मिलना चाहिए। तो आपके शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है कि आप डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है। नेक्स्ट इज योर टैक्सेशन पॉलिसी। कंपनी की टैक्सेशन पॉलिसी क्या है उस पर भी डिपेंड करता है कैसे। द डिविडेंड डिसीजन ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि अगर डिविडेंड इनकम टैक्स इज फ्री, डिविडेंड इनकम इज टैक्स फ्री फॉर शेयर होल्डर्स, whereas company has to pay tax on dividend paid to shareholders. So in case of higher dividend distribution tax rate, company prefers to pay less in the form of dividend. In case of higher dividend distribution tax rate, डिविडेंड इनकम जो होती है वो शेयर होल्डर्स के लिए टैक्स फ्री होती है, लेकिन कंपनी को उस पर टैक्स देना पड़ता है। अगर कंपनी को उस पर टैक्स देना पड़ रहा है तो कंपनी ऑफ कोर्स प्रेफर करेगी कि कम से कम डिविडेंड दिया जाए, ताकि नहीं
अगर कंपनी को उस पर टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है तो कंपनी कम डिविडेंड देना प्रेफर करेगी। अगर कंपनी को उस पर टैक्स इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है तो कंपनी आपको ज़्यादा डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकती है। दैट डिपेंड्स कि कंपनी को कितना टैक्स उस डिविडेंड पे देना पड़ रहा है। टैक्सेशन पॉलिसी कैसी है। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट क्या रिएक्शन है, अगर स्टॉक मार्केट बहुत सेंसिटिव फेज में चल रही है कि ज़रा सा भी एक साल आपने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, वहीं पे आपके शेयर प्राइस जो है वो डाउन आ जाएगा। रेट ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। इट मीन्स अगर डिविडेंड हायर रेट पे डिक्लेयर होगा तो आपके शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, and whereas low rate of dividend decreases the market price of the share. Therefore, a finance manager should always keep in mind the effect on the market price of the share while taking decision about dividend. आपको मार्केट प्राइस, मार्केट रिएक्शन के बारे में भी सोचना पड़ेगा डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले। नेक्स्ट इज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। Companies which can easily raise funds from the capital market may depend less on reserves or retained earnings for financing their future project. These companies, अगर आपके पास कैपिटल मार्केट का एक्सेस ज़्यादा है, मतलब आप फंड्स को इजीली प्रोक्योर कर सकते हो, पैसा आपको अरेंज करना है किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तो आप इजीली कर सकते हो, तो उस केस में आपको डिविडेंड अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब प्रॉफिट अपने पास बचा कर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप शेयर होल्डर्स में डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कल को जब इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो भैया इजीली हमें मार्केट से पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये प्रॉफिट बचा कर रखने की ज़रूरत नहीं है, ये शेयर होल्डर्स में बांट दो। तो कैपिटल मार्केट को एक्सेस कैसा है आपका, उस पर डिपेंड करेगा कि आप डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। क्लियर है ये। नेक्स्ट इज लीगल कॉन्स्टेंट्स और रेस्ट्रिक्शंस। लीगल कॉन्स्टेंट्स या रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल, द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड कैन नॉट एक्सीड द एवरेज ऑफ द रेट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इन 3 preceding years. आफ्टर डिविडेंड the reserve should not be less than 15% of its paid up share capital. कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जैसे कि इफ द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड कैन नॉट एक्सीड द एवरेज ऑफ द रेट्स डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इन 3 preceding years. पिछले 3 सालों में जो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है उनका जो एवरेज निकल कर आ रहा है उस एवरेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका रेट ऑफ डिविडेंड। आफ्टर डिविडेंड रिजर्व शुड नॉट बी लेस देन 15% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल। और जो रिजर्व्स कुछ ना कुछ बचाकर आपको रखनी है एज पर योर कंपनीज एक्ट, तो वो भी एटलीस्ट शेयर कैपिटल का 15% होना चाहिए। तो ये जो रेगुलेशंस हैं ये कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट कर देती हैं कि कितना प्रॉफिट का पार्ट बचाकर रखना है और कितना शेयर होल्डर्स में डिवाइड करना है। लास्ट इज योर कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स. While granting loans to the company, sometimes the lender or the financer may put certain restrictions on the payment of dividends in future. In such situation, the company should ensure that the payment of dividend does not violate the terms and conditions of. अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट ऐसा हुआ है, अगर आपने शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ा है अभी कंपनी अकाउंट्स, तो उसमें आपने देखा होगा परचेज कंसिडरेशन. परचेज कंसिडरेशन मतलब आपने किसी से कोई एसेट खरीदी, बदले में आपने उसे शेयर्स इशू करके दे दिए. अब शेयर्स इशू करके दे दिए, आपने इस कंडीशन पे दिया है कि भाई इस पे इससे कम डिविडेंड तुम्हें नहीं मिलेगा, अच्छा खासा डिविडेंड तुम इस पे कमा सकते हो, और मतलब मिनिमम 10% तो तुम्हें मिलेगा. अब वो 10% की जहाँ कंडीशन आपने रख दी, जिस साल आपका डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कम हुआ उस साल आपका 10% वो नहीं जाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट खराब हो सकता है, जिसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट्स भी कंसिडर करने हैं व्हाइल टेकिंग डिविडेंड डिसीजन. क्लियर है ये सारे फैक्टर्स थे जो हमारे डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट करते हैं. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद योर फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग हम स्टार्ट करेंगे. ओके, टिल देन इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है. 3 फाइनेंशियल डिसीजंस, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड योर डिविडेंड डिसीजन. थैंक यू.